एडी मोरा न्यूयॉर्क में एक राइटर होते हैं जो अपने प्रोफेशन में काफी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। कुछ महीनों से वो एक बुक की एडवांस पेमेंट और गर्लफ्रेंड की मदद से खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि वो बुक बिल्कुल नहीं लिख पा रहे थे। वो कुछ सेंटेंसेस लिखकर डिलीट कर देते थे और अपना टाइम बार्स में वेस्ट कर रहे थे। एक दिन एडी और उनकी गर्लफ्रेंड लिंडी रेस्टोरेंट में होते हैं और लिंडी उनके साथ ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि एडी अपने करियर पर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे थे। एडी का करियर आगे नहीं बढ़ पा रहा था और लिंडी हमेशा उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकती थी। इसलिए लिंडी ने ब्रेकअप कर लिया क्योंकि एडी बहुत डीमोटिवेटेड थे। उस दिन जब एडी घर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक आदमी वर्नन मिलता है जो एडी की एक्स वाइफ मेलिसा का भाई होता है। वर्नन एक ड्रग डीलर था, पर उसके हिसाब से उसने अभी ये काम छोड़ दिया था। वो एडी को बार में ड्रिंक करने के लिए इनवाइट करता है। वो एडी को बताता है कि मेलिसा ने दोबारा शादी कर ली है और उनके 2 बच्चे हैं। एडी वर्नन को अपने बारे में भी बताता है और ये भी बोलता है कि वो बुक लिखने वाला है, पर वो काफी स्ट्रगल कर रहा है। वर्नन सोचता है कि वो एडी की मदद करेगा और अपने पॉकेट से एक पिल निकालता है। वो एडी को बोलता है कि वो पिल ले ले, पर एडी उससे पूछता है कि उसने तो कहा था कि उसने ड्रग डीलिंग बंद कर दी है। वर्नन बोलता है कि जो पिल वो उसे दे रहा है वो लीगल है और फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव भी किया है। वो बोलता है कि ये ड्रग अगले साल मार्केट में भी आ जाएगा, पर वर्नन के पास अभी इसलिए है क्योंकि वो इस फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम करते हैं। वर्नन बोलते हैं कि इस पिल का नाम एनजीटी है और इससे ब्रेन की सारी पावर्स यूटिलाइज हो जाती है। एडी ये ड्रग नहीं लेना चाहते, पर वर्नन उन्हें वो फिर भी दे देते हैं और बोलते हैं कि एक पिल $800 की है। एडी वहां से निकल जाते हैं। फिर उन्हें याद आता है कि ऐसे भी उनकी लाइफ में कुछ और करने के लिए है ही नहीं। उनकी लाइफ एक वर्स्ट पॉइंट से गुजर रही है, तो अगर वो ये पिल ले भी लेते हैं तो उससे बुरा क्या ही हो सकता है। ये सोच के एडी वो पिल ले लेते हैं। घर पहुंचते ही एडी को अपनी लैंडलॉर्ड की वाइफ मिलती है जो उससे बोलती है कि वो रेंट कभी टाइम पर पे नहीं करती। लेकिन एडी का फोकस काम पर होता है क्योंकि जो दवाई उन्होंने ली थी वो अब असर करना शुरू कर चुकी थी। अचानक से एडी के माइंड में वो सारी चीजें आती हैं जो उसने अपनी जिंदगी में पढ़ी होती हैं। तभी वो देखते हैं कि उस लेडी के बैग में एक बुक होती है जो कि एक लॉ की बुक थी। वो इस बुक को पहचान लेते हैं और उस लेडी को बताते हैं। वो बहुत ही सरप्राइज होती है कि एडी को लॉ के बारे में कैसे पता है। एडी उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो असाइनमेंट कैसे लिखे लॉ के बारे में और उन्हें दूसरी बुक भी सजेस्ट करते हैं। वो लेडी काफी इम्प्रेस होती है और अपने घर इनवाइट करती है। एडी खुद सरप्राइज होते हैं कि उनके दिमाग में इतनी नॉलेज कहाँ से आ रही होती है। एडी को रियलाइज होता है कि वो सारी नॉलेज उसे अपनी लाइफ में कभी ना कभी पड़ी थी और ये ड्रग की वजह से वो सारी नॉलेज उसको ऑर्गेनाइज करने में मदद करती है और उसे याद आ रही होती है, जिससे एडी कभी भी उस नॉलेज को यूज कर सकती थी। जिसका मतलब था कि उनकी मेमोरी में अब सारी नॉलेज जो भी आज तक उन्होंने गेन की थी वो क्रिस्टल क्लियर थी, जिसे वो कभी भी एक्सेस कर सकते थे। वो अब कुछ नहीं भूलते। हर एक बुक, मैगजीन, मूवी, न्यूज़पेपर जो भी उन्होंने पढ़ा होता है या देखा होता है वो उनके ब्रेन में एक्सेसिबल था। वो किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते थे। वो घर जाकर बुक लिखना स्टार्ट करते हैं और एक ही बार में 90 पेजेस लिख लेते हैं। अगले दिन एडी नींद से उठते हैं और नोटिस करते हैं कि ड्रग का इफेक्ट कम हो रहा था, पर वो जाके अपने एडिटर को देते हैं जो एक्सेप्ट कर रही थी कि एडी का काम एज यूजुअल इम्प्रेसिव नहीं होगा। एडी के एडिटर उनका काम पढ़ती है और काफी इम्प्रेस होती है। एडी अब डिसाइड करता है कि उसे एनजीटी और चाहिए। वो वर्नन के घर जाता है और देखता है कि उसके फेस पर चोट के निशान होते हैं। वो वर्नन से और ड्रग मांगता है। वर्नन उन्हें बोलता है कि उसने उन्हें झूठ बोला था और वो ड्रग लीगल नहीं है, बल्कि इस ड्रग को कोई अप्रूवल नहीं मिला है। पर इस पॉइंट पर एडी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ड्रग लीगल है या नहीं, उसे बस एनसीटी चाहिए थी। वर्नन उन्हें बोलता है कि अगर उन्हें ये ड्रग चाहिए तो उन्हें कुछ काम करने होंगे। एडी बोलता है कि वो इस ड्रग के लिए कुछ भी करने को तैयार है और वो वर्नन के बताए हुए कुछ काम करने चले जाते हैं। जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि वर्नन के चेस्ट पर गोली मार दी गई थी और उनकी मौत हो गई है। एडी पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पर पुलिस के आने से पहले वो वर्नन के घर से वो सारी एनजीटी लेते हैं और कैश भी। बाद में एडी पुलिस स्टेशन जाते हैं पूछताछ के लिए
और पुलिस उन्हें बताती है कि वो उनके साथ टच में रहेगी। एडी वापस घर चले जाते हैं और एक और पिल ले लेते हैं। एक बार फिर उनका दिमाग बहुत तेजी से चलने लगता है और उनके पास बहुत इंफॉर्मेशन होती है। एडी की सारी लाइफ चेंज हो जाती है। वो अपनी बुक 4 दिन में लिखते हैं, पियानो 3 दिन में सीखते हैं और कोई भी लैंग्वेज एक बार सुन के ही सीख लेते हैं। एडी अब नए लोगों से बहुत इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और उनमें एक नया कॉन्फिडेंस आ गया होता है। उन्हें अब रियलाइज होता है कि उन्हें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। वॉल स्ट्रीट पर एक ब्रोकर केविन उनकी इसमें मदद करते हैं। वो स्टॉक मार्केट की बुक्स पढ़ते हैं और अब स्टॉक को मॉनिटर करते हैं। एक ही दिन में वो $800 को 2000 तक इंक्रीज कर लेते हैं। उसके नेक्स्ट दिन 7500 और एडी को रियलाइज होता है कि उन्हें लोन की जरूरत पड़ेगी अगर वो और ग्रोथ करना चाहते हैं। वो एक आदमी जेनेरी से लोन लेते हैं, पर जेनेरी ने कंडीशंस रखी होती हैं कि अगर उनका पैसा उन्हें टाइम पर वापस नहीं मिला तो वो एडी के साथ कुछ भी बुरा करेंगे। एडी वो डील ले लेते हैं क्योंकि वो श्योर होते हैं कि वो कुछ ही दिन में वो पैसा वापस कमा लेंगे। एडी केविन की फर्म में जाते हैं और स्टॉक्स बेचना और खरीदना शुरू करते हैं। 2 हफ्तों में उनका स्टॉक अकाउंट $2 बिलियन तक पहुंच गया था। उस फर्म के लोग एडी को नोटिस करना शुरू करते हैं और वो केविन एडी को बताता है कि एक फाइनेंस टाइकून कार्ल उनसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद एडी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लिंडी के साथ डिनर करता है और उसे बताता है कि कैसे उसकी लाइफ ट्रैक पर आ गई है। लिंडी एडी की सक्सेस देख के इम्प्रेस होती है और उन्हें लगता है कि अब एडी सच में मेहनत कर रहे हैं। ये सब देखकर उनका पैचअप हो जाता है। एक दिन एडी नोटिस करते हैं कि एक इंसान उनको घूर रहा है। उस दिन घर जाके एडी अपने घर के बाहर उस इंसान को खिड़की से ढूंढने की कोशिश भी करते हैं, पर उन्हें कोई नहीं मिलता। लिंडी उन्हें बुलाती है, पर अचानक से एडी अपने आप को अपार्टमेंट के हॉलवे पर पाते हैं। उन्हें कुछ याद नहीं होता कि वो वहां कैसे पहुंचे। लिंडी उन्हें अपार्टमेंट के डोर से खाना खाने के लिए बुलाती है और वो चले जाते हैं। अगले दिन उनकी मीटिंग टाइकून कार्ल से होती है। कार्ल को लगता है कि एडी सस्पिशियस होंगे, पर मीटिंग में एडी उन्हें इतना इम्प्रेस करते हैं कि कार्ल को लगता है कि वो जीनियस है। एडी कार्ल के साथ एटवुड की बात करते हैं, जिनके साथ कार्ल अपनी कंपनी मर्ज करने वाले होते हैं, और फिर कार्ल एडी के साथ एक और मीटिंग फिक्स करता है। मीटिंग के बाद एडी डिसाइड करते हैं कि वो सिटी को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, पर वो फिर से अनकॉन्शियस होने लगते हैं, जिससे वो खुद को अचानक किसी भी जगह पर पाते हैं और उसके बारे में उन्हें कुछ भी याद नहीं होता कि वो वहां कैसे पहुंचे। कभी वो क्लब में होते हैं तो कभी मॉडल्स के साथ होटल में। एडी फिर से उस आदमी को देखते हैं जो उन्हें पहले घूर रहा था। एडी घर जाते हुए गुंडों के साथ लड़ाई में पड़ जाते हैं, पर एनसीटी के इफेक्ट से उनको एक्शन मूवी के सब स्टेप्स और मूव्स याद थे। वो सभी गुंडों को अकेले हरा देते। फिर अचानक से वो अपने आप को ब्रुकलिन ब्रिज पर पाते हैं और उन्हें कुछ याद नहीं होता कि वो वहां कैसे पहुंचे। इनफैक्ट उन्हें कोई मेमोरी नहीं होती पिछले 18 घंटों में क्या हुआ। इस सब के बाद एडी घर चले जाते हैं और उनका अलार्म बजता है जो उन्हें कार्ल की मीटिंग की याद दिलाता है, जिसके बारे में वो भूल गए होते हैं। कार्ल ने एडी को कुछ फाइल भेजी होती है ताकि वो फाइनेंस एडवाइस एडी से ले सके। उस सुबह एडी एनजीटी नहीं लेते क्योंकि उनको डर था कि उन्हें फिर से कुछ याद नहीं रहेगा। वो बिना एनजीटी के कार्ल की बुक पढ़ते हैं, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वो केविन को कॉल करके बुलाते हैं कि मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ेगी, पर केविन उनको बोलता है कि अगर वो कैंसिल करेंगे तो ये मौका शायद फिर से नहीं मिलेगा। एडी मीटिंग में बिना एनजीटी लिए जाते हैं, जिससे उनका फोकस बहुत कम हो गया था। कार्ल एडी से एटवुड के बारे में बात करता है और वो बोलते हैं कि वो अचानक से ही बहुत सक्सेसफुल हुए, पर एडी का अटेंशन कार्ल की तरफ बिल्कुल भी नहीं होता। मीटिंग के दौरान एडी नोटिस करता है कि टीवी पर दिखाया जाता है कि एक औरत की डेड बॉडी होटल के कमरे में मिली है, और ये देखकर एडी को रियलाइज होता है कि ये वही मॉडल है जिसके साथ वो पिछली रात होटल में थे। एडी कार्ल की मीटिंग को छोड़ते हैं और वॉमिटिंग करना शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हीं ने उस मॉडल का मर्डर कर दिया। एडी को फिर उनकी एक्स वाइफ मेलिसा का कॉल आता है जो उन्हें वर्नन के बारे में पूछती है। एडी मेलिसा से मिलना चाहता है और वो वर्नन की डायरी दिखाता है। उसमें वो एडी के क्लाइंट की लिस्ट निकालता है। वो उन सबको कॉल करता है तो उससे पता चलता है कि या तो उनमें से कुछ लोग मर चुके हैं या फिर वॉमिटिंग करने के बाद हॉस्पिटलाइज थे और कोमा में जाकर मर गए। एडी एक बेंच पर बैठा होता है और जैसे ही वो नंबर डायल करता है उसके पीछे बैठे आदमी का फोन रिंग करता है।
वो फोन उठाता है। एडी नोटिस करता है कि वो वही आदमी था जो उन्हें फॉलो कर रहा था और घूर के देख रहा था। एडी वहां से उठ जाता है और भागने लगता है। वो आदमी उनके पीछे भागता है। एडी फाइनली एक कैब में भागकर मेलिसा से मिलने चला जाता है। मेलिसा उन्हें बताती है कि वो वर्नन की डेथ से हैरान नहीं है और उन्हें एनजीटी के बारे में पता है क्योंकि उन्होंने खुद वो लिया था। मेलिसा बताती है कि एनजीटी से ब्रेन बहुत तेज काम करता है, लेकिन जैसे ही एक पॉइंट आता है ब्रेन इतना थक जाता है कि इंसान को याद ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है। इस वजह से मेलिसा ने एनजीटी लेना बंद कर दिया था। पर मेलिसा ये भी बोलती है कि उन्हें इसे छोड़ने में बहुत तकलीफ हुई थी, ना वो फोकस कर पा रही थी और बहुत लेजी हो गई थी। मेलिसा ने ये ड्रग 2 साल पहले छोड़ दिया था, पर अभी तक उनको इसके सिम्टम्स आते थे। एडी वापस घर जाते हैं जहां उन्हें गैनेडी पकड़ लेता है क्योंकि एडी ने अब तक उसका पैसा नहीं दिया होता। गैनेडी उन्हें मारना शुरू कर देता है और एडी के पॉकेट से एनजीटी की पिल्स गिर जाती है। गैनेडी उसे उठा लेता है और खा लेता है, ये सोचकर कि वो कोई ड्रग होगा। एडी उसे लेकर जाता है और बैंक से पैसे निकालकर दे देता है। जब तक वो दोनों बैंक गए थे तब तक ग्रांटी को ड्रग का इफेक्ट हिट हो गया था और वो एक्सपीरियंस करने के बाद गैनेडी बोलता है कि वो ये पिल्स फिर से लेगा। अब एडी लिंडी के पास जाता है और वो वहां पर गिर जाता है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो लिंडी को सच सच बता देता है। लिंडी एडी की हेल्प करने का डिसाइड करती है ताकि वो इस ड्रग एडिक्शन से खुद को बचा दे। लिंडी एडी के साथ घर जाती है और वो सब पिल अपने साथ लेकर चली जाती है। लिंडी जब जा रही होती है तब वो देखती है कि स्पाई जो एडी को फॉलो कर रहा था वो अब लिंडी को फॉलो करना शुरू करता है। लिंडी बहुत डर जाती है और वो पार्क में 2 लोगों की मदद मांगती है, पर वो स्टॉकर उन दोनों लोगों को स्टैब कर देता है। लिंडी चुपके से एडी को कॉल करती है। वो उससे कहता है कि वो एनजीटी की पिल ले ले जिससे वो सिचुएशन से निकलने का रास्ता ढूंढ ले। लिंडी एडी की बात सुनती है और वो पिल ले लेती है। लिंडी अगले दिन एडी को बताती है कि ये पिल कितनी डेंजरस है और कैसे इस पिल से लिंडी एक अलग इंसान बन गई। लिंडी एडी को बोलती है कि वो उसके साथ नहीं रह सकती अगर वो ये ड्रग्स लेते रहे। एडी नोटिस करता है कि गैनेडी अभी भी उसको फॉलो कर रहा था पिल्स के लिए। एडी उसे सप्लाई करता है पर उसे समझ आ जाता है कि गैनेडी नहीं रुकेगा। फिर एडी 2 बॉडीगार्ड्स को हायर करता है ताकि वो उसे गैनेडी और उस स्पाई से बचा पाए। एडी फिर से कार्ल्स के साथ मीटिंग्स रखते हैं, पर इस बार वो एनजीटी लेते हैं और एक प्रॉपर डोसेज के साथ वो अपना स्लीप शेड्यूल और न्यूट्रिशन मेंटेन करते हैं। फिर वो एक केमिस्ट को हायर करते हैं ताकि वो इस ड्रग को अपने लिए प्रॉपर तरीके से बना सके। एक दिन एडी नोटिस करता है कि वर्नन के केस का डिटेक्टिव उनका वेट कर रहा होता है, जो उसे इन्फॉर्म करता है कि वो वर्नन के मर्डर का सस्पेक्ट है क्योंकि वो क्राइम सीन पर था। अब एडी लॉयर हायर करता है ताकि वो मर्डर केस से बच जाए। दूसरी तरफ कार्ल और एडी की मीटिंग एटवुड के साथ स्टार्ट हो जाती है ताकि मर्डर पॉसिबल हो, पर एडी नोटिस करते हैं कि एटवुड की हेल्थ काफी बिगड़ी हुई है और वो अभी 60 के भी नहीं हुए। एक दिन मीटिंग में एटवुड की जगह उनकी वाइफ आती है और बताती है कि एटवुड बीमार है और उनका सर दर्द हो रहा है और थोड़े डाइजी भी है। मीटिंग खत्म होने के बाद एटवुड की वाइफ को वो गाड़ी तक सी ऑफ करने गए और वो नोटिस करते हैं कि उनका ड्राइवर तो एडी का स्टॉकर है। एक दिन एडी न्यूज पे देखते हैं कि अब एटवुड कोमा में चले गए हैं। एडी का केस वर्नन के मर्डर पे कंटिन्यू हो रहा था और अब एक दिन उसे अपने लॉयर के साथ पुलिस स्टेशन जाना था। वो अपना जैकेट निकालकर अपने लॉयर को देता है ताकि वो फोटो ले सके, पर उनका लॉयर उसमें से पिल्स को चोरी कर लेता है, जिसकी वजह से एडी को फिर से सिम्टम्स आने लगते हैं। एक्चुअली एडी का लॉयर एटवुड का भी लॉयर था और एडी समझ जाता है कि वो लॉयर पिल्स एटवुड के लिए ही चोरी कर रहा था। वो घर चले जाते हैं पर वहाँ गैनेडी और उसके साथी उनके घर घुस जाते हैं एडी पर हमला करने के लिए। वो एडी को दिखाते हैं कि कैसे एनजीटी इंजेक्शंस के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली जाता है और वो खुद पे वो करके दिखाते हैं। उसके बाद गैनेडी का प्लान होता है एडी को एनजीटी से टॉर्चर करना। अपने आप को बचाने के लिए एडी उसे मार देता है। वो गैनेडी का खून पीता है क्योंकि गैनेडी ने उसमें एनजीटी इंजेक्ट किया होता है। कुछ ही देर में उस पर पिल का इफेक्ट होने लगता है और वो गैनेडी के सब गुंडों से लड़ता है। फिर पता चलता है कि एटवुड की डेथ हो गई है। हॉस्पिटल में एडी को एटवुड का ड्राइवर मिलता है जो उसे बताता है कि एनजीटी नहीं मिलने की वजह से उसकी मौत हुई है।
एटवुड के लॉयर ने उनको एनजीटी नहीं दिया क्योंकि वो खुद एनजीटी से एडिक्टेड थे। अब कहानी 1 साल बाद फास्ट फॉरवर्ड होती है। एडी ने अपनी हेल्थ पूरी रीगेन कर ली होती है और अब वो एनजीटी नहीं लेते। वो अब यूएस के सेनेटर इलेक्शंस की तैयारी कर रहे होते हैं। एक दिन उनसे मिलने कार्ल आता है जो उन्हें बोलता है कि एनजीटी बनाने वाली कंपनी बंद हो गई है और अब कार्ल एनजीटी मैन्युफैक्चर करेंगे। वो एडी को ऑफर करते हैं एनजीटी की कंटिन्यूअस सप्लाई और बदले में एडी उन्हें एडवाइस दे डिसीजंस लेने में। एडी ये डील नहीं करते और वो कार्ल को बताते हैं कि उन्होंने खुद एनजीटी मैन्युफैक्चर किया जिसके कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं हैं और उसकी वजह से अब उनकी मेमोरी में वो सारी इंफॉर्मेशन है जो उन्होंने अपनी लाइफ में पढ़ी है या देखी है। उनका ब्रेन अभी भी फुल कैपेसिटी में फंक्शन कर रहा था और वो ये बोलते हैं कि अब वो एनजीटी नहीं लेते हैं। एडी के एनजीटी से ब्रेन सब कुछ रिटेन कर रहा था और कोई एडिक्शन साइड इफेक्ट नहीं था। इस मूवी से हमने ये सीखा कि सक्सेस पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको सक्सेस पानी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस मूवी में एक बहुत डीप मैसेज है ड्रग अब्यूज के बारे में कि कैसे जब एक इंसान ड्रग लेना शुरू करता है तो उसे स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है पर उसे समझ नहीं आता कि कब वो इस ड्रग में इतना खो गया है कि अब उसकी बॉडी और ब्रेन फंक्शन नहीं कर पाती। ये यूथ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज सेंड करता है कि ड्रग कोई ऑप्शन नहीं है अपना गोल अचीव करने के लिए। ब्रेन की प्रोसेसिंग ह्यूमंस की नेचुरल एबिलिटी की है और हम ड्रग्स की वजह से इस नेचुरल एबिलिटी को खो सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज जो इस मूवी में हमें मिलता है वो है एडिक्शन की, कि अगर कोई ड्रग एडिक्शन से लड़ रहा है तो वो इस ड्रग को हरा सकता है जैसे एडी ने हरा दिया। ये एडिक्शन का प्रोसेस बहुत चैलेंजिंग होता है जैसे एडी के लिए था, लेकिन ये मत भूलिए एडी ने अपनी सब गलतियों से सीख ली और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना दिया। होप इन मोटिवेशनल और नॉलेजेबल मूवीज से हम आपको इंस्पायर कर रहे होंगे।